हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स। ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज मोशन। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, ये हमने सब प्लस टू में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? तो मोशन क्या है? अगर मेरे पास कोई बॉडी रखी है रेस्ट पर, सपोज करो मेरे पास किसी टेबल पर एक बुक रखी है। अभी वो बुक किस चीज पर है, रुकी हुई है, यानी किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है। अब मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया, यहाँ से दूसरी टेबल पर उठाकर रख दिया। कितनी देरी है, यहाँ से हवा में हमने अपने हाथों से उठाकर इसे यहाँ शिफ्ट किया। इसकी क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन हुआ। चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन ही क्या है हमारे पास, मोशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर चेंज इन मोशन इज कॉल्ड मोशन। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ है, देखो इसको हम इस बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास है यहाँ पर एक सुंदर कन्या। ये है एक सुंदर कन्या। यहाँ हमारे पास दो लड़के हैं, एक नूब है और एक प्रो है। नूब क्या काम करेगा, दोनों ही इस पर ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से इसका एक पाथ ये है इसके पास तक पहुंचने का, एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है। इस लड़के के पास जाने के बाद तीन रास्ते हैं, एक दो और तीन। तो नूब होगा वो क्या काम करेगा, वो धीरे धीरे स्लोली वाला लंबा रास्ता चुनेगा। तो उसे क्या लगेगा, इस तरीके से वो लॉन्ग डिस्टेंस यूज करेगा। फिर वो क्या होगा, फिर वो एकदम शॉर्टकट ढूंढेगा। फिर वो लोग होते ही हैं कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और नूब लोगों को पीछे करके हाथ से ले जाते हैं। तो क्या होगा, अब देखो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पाथ कवर किया, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि रास्ता कितना कवर किया इसने, उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, सपोज करो ये वाली पूरी लेंथ 10 मीटर थी, यानी कि जितने रास्ते पर ये चला होगा उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। यहाँ पर भी इसने क्या काम करी, पाथ लेंथ थी, लेकिन ये पाथ लेंथ क्या थी, सबसे शॉर्ट थी। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये भी एक तरीके का डिस्टेंस ही है, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच का, बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन। क्लियर है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो सकती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट्स विच आर फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। मेन बात क्या है इसमें कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स ये, इसको जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फिर डायरेक्शन सोल्व करेंगे। डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन याद रखना, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज दैट हमारे पास एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, कि हमारे पास एक पार्क की बाउंड्री है, और ये हमारे पास 5 मीटर है, ये भी हमारे पास 5 मीटर है, स्क्वायर बाउंड्री है। और एक पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है ए पर, तो उसे ए से बी पर जाना है।
तो वो क्या काम करेगा, उसके पास टू पाथ्स है। एक पाथ ये, अगर इधर से भी जाएगा सेम डिस्टेंस होगा, और सेकेंड पाथ ये। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं ए से बी पर गया वो, तो बताओ ए से बी पर गया वो और कैसे गया, ए से सी गया फिर सी से बी गया, तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, ए सी प्लस सी बी। ए सी कितना था, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर हमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, यानी कि अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी तो हमें सिंपल दिख रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, लेकिन सिंपल फॉर्मूला वाइज वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पर बी पर था और इनिशियल पर ए पर था, और विद वेक्टर एडिशन के साथ करते हैं इसको हम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी तो हमें बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखानी है। अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अदरवाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो क्या है हमारे यहाँ पर ए बी है, जो कितनी होगी, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये आ जाएगा 5√2 मीटर। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने स्पीड पर। स्पीड क्या है, अक्सर हमने देखा होगा बाइक कार या जितने मोटर व्हीकल्स होते हैं, जितने मोटर व्हीकल्स होते हैं, सब में एक ऐसा स्पीडोमीटर लगा होता है। वो क्या काम करता है, जैसे जैसे हमारी मोशन, यानी हमारी मोशन को बोल सकते हैं, जैसे जैसे उसमें स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बहुत ही तेजी के साथ, तो उसको बोलते हैं स्पीड। कितने टाइम में कितनी पोजीशन चेंज हुई, सपोज करो कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा था पोजीशन ए पर, और तीन पोजीशन है बी सी डी। वो ए से बी पर गया 2 मिनट में, बी से सी पर गया 1 मिनट में, और सी से डी पर गया 1 मिनट में, और डिस्टेंस सब सेम था, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, और यहाँ भी एक्स था। तो यहाँ पर 2 मिनट में 2 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट, और यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स। यहाँ भी 1 मिनट में एक्स डिस्टेंस, और यहाँ 1 मिनट में एक्स डिस्टेंस। तो यानी टाइम के साथ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही क्या है हमारे पास, स्पीड है। अब हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कम टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा थी, तभी तो उसने कम टाइम में इतने डिस्टेंस कवर किया। देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस को कवर करने में 2 मिनट लगा, उसी डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पर 1 मिनट लगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो स्पीड क्या है, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूँ, स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीड बोलेंगे। इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका फॉर्मूला सब कुछ बेसिक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। स्पीड होगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होगी इसकी, याद रखना हर एक डेफिनेशन में जब भी कोई क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, उसकी वेक्टर प्रॉपर्टी यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, स्केलर है वेक्टर है, वो लिखना जरूरी होता है, उसकी यूनिट लिखना जरूरी होता है। क्लियर है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक स्पीड ही है, लेकिन अब केस में इसमें क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हमारे पास मेरठ है और यहाँ हमारे पास सपोज करो लखनऊ है, और एक सिटी और ले लेते हैं हम, प्रयागराज। ठीक है, मैंने कहा मेरठ से लखनऊ तक जाते हुए उसकी स्पीड, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा एक कार जा रही है, एक कार है और उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने उसकी क्या बताई, मैंने उसकी खाली मैग्नीट्यूड बताया, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि उस कार की मेरठ से लखनऊ जाते हुए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, मेरठ से लखनऊ जाते हुए स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने उसकी क्या बताई है, वेलोसिटी बताई है। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, उसकी स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो वही क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। अगर मैं बोलूँ मेरठ से प्रयागराज जाते हुए उसकी जो स्पीड थी वो हो गई थी 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी क्या बताई हमने, उसकी वेलोसिटी बताई। सिंपल, वेलोसिटी एक स्पीड है, लेकिन इसमें हम क्या डिफाइन कर देते हैं, डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको डिफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन होगी इसकी, द डिस्प्लेसमेंट, वहां पर डिस्टेंस था तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन जरूर डिफाइन करने वेलोसिटी में, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम टाइम ना बोलकर सिंपल बोले अगर टाइम इंटरवल, क्योंकि हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन कुछ और भी हो सकती है, टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो कि हमारी कोई बॉडी है, कि हमारे पास एक बॉडी स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, और वो चलती है 2 पॉइंट्स होकर जाएगी बी से और सी पर। जब वो बी पर पहुंची तो मैंने माना उसकी पोजीशन कितनी थी, x1 थी, और टाइम कितना हुआ था, t1। जब सी पर पहुंची तो उसकी पोजीशन कितनी हो गई, x2 हो गई, और टाइम कितना हुआ, t2 हुआ। तो अभी हमने वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जब पोजीशन किसी टाइम इंटरवल के बीच में निकाल ले तो वहां हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो वो भी क्या होगी, सिंपल वही होती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक बार खुद सोचो, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था x2, और यहाँ पर हम वेक्टर क्वांटिटी की सपोज में कर लेते हैं, तो x2 माइनस x1। कितना टाइम लगा, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1, पॉइंट ए से, रेफरेंस पॉइंट हमारा पॉइंट ए है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2। तो बी से सी के बीच में टाइम कितना लगा होगा, t2 माइनस t1, तो टोटल टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। क्लियर है। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी या तो हम ऐसे निकालेंगे, या फिर
निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था डिवाइड बाय टाइम। जैसे हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं सेम वैसे भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कब, जब हमारे पास कोई इंटरवल दिया हो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी को? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन यानी कि डेल्टा एक्स माना मैंने, और टाइम यानी डेल्टा टी। क्लियर है? अब यहाँ पर तो हो गया एवरेज, मैंने कहा किसी इंस्टेंट पर निकालना हो, जैसे सपोज करो ये बी से सी पर जा रहा था, तो मैंने कहा बी से सी पर जब इसने जस्ट बी को क्रॉस किया उस टाइम पर बताओ, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी बताओ। क्योंकि वेलोसिटी ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज हो रही हो टाइम के साथ, डिक्रीज हो रही हो, तो हमें नहीं पता कि बिल्कुल जस्ट इस पर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, जब भी हम किसी छोटे टाइम के इंटरवल की बात करते हैं वहां हम लगाते हैं लिमिट। तो कैसे करेंगे इसको? लिमिट v इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, यानी कि लगभग टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जस्ट b के तुरंत बाद टाइम टेंडिंग टू कहाँ पर कर रहा होगा, जीरो को, यानी कि चेंज इन टाइम जीरो है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, या इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे डी एक्स बाय डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे पोजीशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला, इसको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एक्सीलरेशन पर। अब एक्सीलरेशन है क्या? अभी मैंने देखो दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा था ए, यहाँ पर बी, सी और लास्ट डी। ए से बी जा रहा था, तो क्या हुआ, ए से बी जा रहा था, उसकी वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो, क्योंकि डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है तो मैं बोल दो कुछ भी बोल सकते हैं स्पीड वेलोसिटी। उसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड। बी से सी हुआ, उसकी स्पीड हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। सी से डी गया, वो हो गई हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमने देखा कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, यानी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज कैसे हुई? तुमने देखा होगा बाइक में क्या होता है, जब हम बाइक चलाते हैं तो वहां पर एक एक्सीलरेटर होता है, कार में भी होता है। तो एक्सेलरेशन का वर्ड यानी कि यहीं से ही इसको एक्सेलरेट नाम दिया गया है, यानी जैसे इसको हम रोटेट करते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको हमने क्या किया, एक्सलेट किया। तो एक्सलेशन अभी हम देखेंगे कि फोर्स की वजह से आता है। अभी जब हम फोर्स स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए हम इतना समझे एक्सलेशन क्या है, कि हमने स्पीड में चेंज किया, स्पीड में चेंज किया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर हम विद डायरेक्शन भी देखेंगे तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज हुआ, वही क्या है हमारे पास एक्सलेशन है। सपोज करो 50 मीटर पर सेकेंड थी, कितनी हो गई, 70 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी देर में हुई, मैंने कहा 220 सेकेंड में हो गई। तो यही हम बोलेंगे एक्सलेशन क्या है, कि 50 से 70 मीटर में कितनी टाइम में हुई, 20 सेकेंड में, तो वही क्या हो गया हमारे पास एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम, द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। इसका फॉर्मूला इसको डिनोट करते हैं ए से। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना यहाँ पर चेंज वर्ड बहुत जरूरी है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी सपोज करो उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 थी, इनिशियल v1 थी, और डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? तो ये एक तरीके से हमने क्या निकाली, उसकी एक्सलेशन, या इसको हम बोल सकते हैं एवरेज एक्सलेशन। जैसे हमने भी देखा एवरेज वेलोसिटी में क्या निकाल देते हैं, उसमें बस टाइम और देखेंगे टाइम इंटरवल कितना लग रहा है। यही अगर मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन।
तो वो क्या हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए, उसको हम वही लिमिट लगाएंगे और सिंपल क्या हो जाएगा dv बाय dt। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये वाले मोस्टली यूज होंगे डिफरेंशिएशन वाले। उसमें क्या था अभी हमने देखा, वेलोसिटी क्या थी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम था। एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, अभी हमने देखा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। तो इसी के बेसिस पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन दिस। हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी of the particle between T1 and T2 if the body starts from rest। तो हमें टाइम इंटरवल दिया है T1 2 सेकेंड, T2 3 सेकेंड। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमें उसकी जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एक जगह नोट करना है, क्या क्या हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। उसने बोला इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि उसको अगर हम डायग्राम में देखें तो उसने बोला कि एक बॉडी स्टार्ट होती है ए से बी पर, और जो उसकी पोजीशन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस रिलेशन से गिवन दिया हुआ है 3t² टाइम पर डिपेंडेंट है। तो हमें बताना है उसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हमने देखा था, एवरेज वेलोसिटी क्या था, चेंज इन पोजीशन यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है t2 माइनस t1। सो यहाँ पर हमें t1 गिवन है, t2 गिवन है, x2 और x1 कैसे निकालें, वो हम यहीं से निकालेंगे। अगर मैं t की जगह पर t1 पुट करूंगा तो वो हमारे पास x1 हो जाएगा, t की जगह पर t2 पुट करेंगे तो हमारे पास x2 हो जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × t1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और 3 12 मीटर। मीटर क्यों आया, क्योंकि सेकंड स्क्वायर से टाइम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। x2 3 × t2 है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 9 × 3 27 मीटर। अब सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x2 27 माइनस x1 है 12 मीटर डिवाइड बाई टाइम t2 कितना है 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। एक और चीज दिखाता हूँ, एवरेज का मतलब क्या है, हम बार बार कर रहे हैं एवरेज। देखो तुमने देखा होगा, हम ज्यादातर जो भी हम डेली लाइफ में करते हैं हम एवरेज पर डिपेंड करते हैं, सब चीज पर, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन देखेंगे। सपोज करो ये ट्रेन का स्टेशन है न्यू दिल्ली से, हमारे पास ट्रेन जाते हैं कोलकाता। अब ये तो है नहीं कि इसकी स्पीड फिक्स रहेगी पूरे रास्ते, कई बार क्या होगा इसकी स्पीड, सपोज करो ये 100 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू हुई, तो 100 होगी, फिर 80 भी होगी, 110 भी होगी, 70 भी होगी, 65 भी होगी। उसके बाद सपोज करो फिर 120 हुई, 100 हुई, 80 हुई। तो मतलब कि एवरेज कितनी वेलोसिटी से, कांस्टेंट कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ी। हमें दिख रहा है कि कहीं पर 80 आगे बढ़ी, फिर 110 कम हुई, फिर इसमें 70 पे कम हुई, फिर बढ़ गई एकदम से, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करना था, 50 मीटर ही कवर करना था। तो इसको अपोजिट करके समझो कि मैंने कहा ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि वो कितनी भी स्पीड से चले, वो 50 मीटर को एक सेकंड में उसे कवर ही करना है, अराउंड अराउंड 50 मीटर। वो अपनी वेलोसिटी को 100 करे, 80 करे, उसको एवरेज 50 मीटर पर सेकंड में, यानी एक सेकंड में 50 मीटर कवर करना है, तो वो अपनी वेलोसिटी को इस तरीके से चेंज कर दे। इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी यही है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इको प्रॉब्लम पर। द क्वेश्चन इज
ए बॉडी मूव अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद रिलेशन दिस फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन से होगा कैसे। एक सेकेंड। देखो रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 - 60 प्लस 80 स्क्वायर। तो हमें पोजीशन गिवन है और हमसे पूछा है वेलोसिटी। अभी हमने देखा था वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल पूछा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन 0, -60 का -6 और इसका 16t। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, -6 प्लस 16t। तो अब यहाँ पर हमें किसी भी टाइम पर पूछे, हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास निकल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एट टी बराबर 0 पर। तो टी बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, -6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। बस सिंपल कुछ नहीं होता, माइनस प्लस आता है तो वो क्या होता है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो एक्स डायरेक्शन में अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम डिक्रीज ही होगी। अगर अभी हम टी की वैल्यू पर 1 डालेंगे तो उसके बाद देखो, अगर टी की वैल्यू 1 डालें, टी की वैल्यू 1 डाली तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 + 6 10, यहाँ वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ भी गई। तो इसका मतलब माइनस प्लस बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन, एक तो माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन थी किधर। अगर वो एक्स के साथ माइनस में लगा है तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पता है। और वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोज ऑफ मोशन। तो व्हाट इज कोज ऑफ मोशन, यानी मोशन होने का रीजन क्या है, मेन रीजन। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने ही बताया था कोजेस ऑफ मोशन क्या होता है। किस तरीके से एक्सप्लेन किया, देखो। अ, उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई बॉडी हो सकती है, वो भी रेस्ट पर है, ठीक है। उसके बाद वो मोशन में आई, मोशन में आई और वो फिर मूव करने लगी। तो इसको मोशन में कैसे आई होगी, इसको हमने क्या काम किया, या तो दो रीजन थे, या तो इसको हमने पुश किया या इसको हमने पुल किया। पुश और पुल, यानी कि इसको या तो हम धक्का दें या इसको आगे से खींचे, तभी तो ये क्या मूव करेगी, आगे मूव करेगी, अदरवाइज ये रेस्ट पर रहेगी। तो ये पुश और पुल ही क्या है, हमने धक्का दिया या खींचा, क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि कोजेस ऑफ मोशन क्या किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। अगर जब तक अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो पोजीशन ऐसी की ऐसी ही रहेगी जैसी वो थी। ठीक है। तो फोर्स कब आया, यहीं से हमारे शुरू हुए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यहीं पर ही इस पर डिस्कवरी किसने चालू की, न्यूटन ने। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट इसके 3 लॉ हैं, सबको पता है, बेसिक लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में दोनों का पार्टिसिपेशन था, गैलीलियोस भी थे और हमारे पास न्यूटन के भी थे। फर्स्ट लॉ क्या है, सिंपल। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो इसको अच्छे से देखते हैं फर्स्ट लॉ को। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, सपोज करो ये हमारे पास 2003 में रेस्ट पर थी और एक रूम में थी, कोई बॉडी रूम में रखी हुई थी, इस रूम को किसी ने टच नहीं किया, और आज कितनी है हमारे पास, 2023 है। तो अभी भी क्या बॉडी जहाँ से गायब हो चुकी होगी, नहीं, वो अभी भी उसी पोजीशन पर होगी। अगर उस पोजीशन को अगर किसी ने चेंज नहीं किया होगा, यानी कोई उसके अंदर तो गया नहीं, ना ही कोई एयर जा रही है, सिंपल एक तरीके से वैक्यूम है वहां पर। तो यहाँ पर 2003 है,
यहाँ पर कितने हो गए 2023 में, तो ये भी यहाँ पर अभी भी किस पर है, रेस्ट पर है। अब ये मत बोलने लग जाना कि खराब हो जाएगी गल जाएगी, वो अलग बात है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज नहीं हुई, तो पोजीशन ऐसी की ऐसी ही रही। सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी किसी स्लोप पर, अगर हमने यहाँ से किसी बॉडी को मूव करा दिया है, तो वो क्या होगी, यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। और ये कब तक मूव करती रहेगी, जब तक या तो ये स्लोप खत्म ना हो जाए, और या फिर तब तक इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाकर रोका ना जाए। तो यही क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्लोप मोशन है, कि एक बॉडी या तो रेस्ट पर ही रहेगी या मोशन में ही रहेगी। यहाँ पर क्या था इसका, मोशन। A body will still remain in rest or in motion until or unless a external force is exerted on it। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर एक सेकेंड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास, ए बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन until or unless an external force is exerted on it। ठीक है, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। सिंपल है ये। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये था बस। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, इसी को पहले हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो, GALL GALILEO, लॉ ऑफ गैलीलियो। और इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। अभी के लिए इनर्शिया ये बोल लो कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी ही पोजीशन में चेंज होने का विरोध कर, यानी कि अपोज करती है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन तक याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या काम करेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, इनर्शिया के बाद सेकंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और आगे जो भी टॉपिक होंगे वो कवर करेंगे। तो यहाँ तक सब क्लियर कर लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक। एंड ठीक है, फिर थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।